हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए लेकर आए हैं देखिए मैथ का मॉडल पेपर। इससे पहले देखिए मैथ का एक मॉडल पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं, ये दूसरा मॉडल पेपर है। तो सारे मॉडल पेपर आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करना है और मैथ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए और सब्जेक्ट जितने हैं आप सेल्फ स्टडी के द्वारा तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर मैथ में आपने अच्छे से मेहनत नहीं की, ठीक है, क्योंकि वहां पर ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन जो आपने राजन सीरीज या पवन सीरीज पढ़ी है तो उसी में से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। कुछ एक आध क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो आपको देखिए बाहर से मिलेंगे। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा है तो क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपने चैप्टर वाइज नहीं पढ़ा है तो अभी टाइम है, प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से चैप्टर वाइज भी पढ़ सकते हैं। नहीं तो हम लगातार देखिए आपको अब मैथ के मॉडल पेपर देंगे, ये सारे मॉडल पेपर आप सॉल्व कर लीजिए, इन्हीं में से वे सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, जिससे आपको बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका बैक भी नहीं लगेगा और आप अच्छा स्कोर करेंगे एग्जाम में। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आपका मन हो तो दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए हम सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्नों पर आते हैं। 5 क्वेश्चन होंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। ये 5 अगर आपके क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है, तो सोच लीजिए कि आप 7 नंबर तो बहुत ही आसानी से ला सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती है? तो देखिए एक्स की पुनरावृत्ति होती है, ठीक है, सी की भी पुनरावृत्ति होती है, आई की भी होती है, लेकिन जो एल है इसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो राइट ऑप्शन होगा एल। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम, यानी 3/2 का गुणात्मक जब प्रतिलोम कहे तो बस आपको क्या कर देना है, इसको उल्टा कर देना है, यानी 2/3। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन होगा सी, देखिए 2/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है देखिए, एक है यानी एक कैसी संख्या है? भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या, ना तो भाज्य और ना अभाज्य संख्या, या इनमें से कोई नहीं। तो एक देखिए ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या, तो राइट ऑप्शन होगा सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है देखिए 15 कितने रुपए का 20% है? तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए 20%, ठीक है, ऑफ एक्स बराबर है 15, ठीक है। यानी इसको अगर ऐसे आप लिखना चाहें तो एक्स का 20% बराबर कितना है, 15, ठीक है। बस आपको इसको सॉल्व करना है। तो एक्स का मतलब गुणा 20%, हटाइए तो बटे में आ जाएगा 100, ठीक, बराबर 15। बस आपको एक्स का मान निकाल लेना है। तो देखिए एक्स बराबर 15, ये देखिए बटे में है 100, इधर जाएगा बराबर के तो गुणे में पहुंच जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 100, और ये देखिए गुणे में है 20 तो ये बटे में आ जाएगा, ठीक है। इस जीरो से ये जीरो कट गया, दो एक ना दो, दो पंचे 10, तो एक्स बराबर आ जाएगा 15 पचे 75, ठीक है। तो राइट ऑप्शन होगा ए, यानी 75 होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में दो कोणों का योग होता है। तो देखिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कह रहा है, तो देखिए एक समकोण त्रिभुज ऐसे आपको बना लेना है, ठीक है। और ये वाला जब आप समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो ये होगा 90 डिग्री का कोण, ठीक है। और देखिए जब ये दो भुजाएं समद्विबाहु त्रिभुज, यानी समद्विबाहु में देखिए दो भुजाएं बराबर होती हैं, अगर ये दो भुजाएं बराबर हैं तो ये एंगल भी बराबर होंगे। मान लीजिए अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो देखिए एक्स प्लस एक 90 बराबर होता है 180 के, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा 2x बराबर 180 माइनस 90, तो 2x बराबर ये हो जाएगा 90, ये दो से देखिए काट दीजिए तो ये हो जाएगा 45, एक्स बराबर आएगा 45। यानी सवाल क्या कह रहा है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में दो कोणों का योग, तो देखिए ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री, ठीक है। ये दोनों कोण कितने होंगे, 45 45 के, तो इनका योग कितना होगा, इनका योग हो जाएगा 90 डिग्री, तो राइट ऑप्शन होगा 90, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए हम अतिलघुत्री प्रश्नों पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको आपको क्या करना है, इसका मान निकालना है, यानी इसको जोड़ना है। ये दशमलव अंक का जोड़ है, इसमें देखिए बहुत ही सावधानी से जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर गलती बहुत लोग कर देते हैं जल्दबाजी में। तो देखिए कैसे जोड़ना है, सबसे पहले आप पीछे से इसको जोड़िए, इसको यानी ये उठाइए, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, 6.66, ठीक है। फिर आपको इसको लिखना है, दशमलव के सामने बस याद रखना है कि दशमलव रहेगा, 6.66। फिर आप देखिए इसको लीजिए 6.6, ठीक है। अब देखिए इसको लीजिए तो ये हो जाएगा 6, और यहाँ दशमलव लगा दीजिए, जीरो लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब आप करिए इसको जोड़, यानी इसको क्या करना है, इसका योग करना है। तो देखिए ये हो जाएगा यहाँ पर 6, और ये 6 6 12 हो जाएगा, और ये देखिए 6 6 12 6 18 1 19 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए, ये देखिए 6 6 12 6 18 6 24 और 1 25, ये आ जाएगा देखिए 25.926,
ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए 100 का 3/4। तो देखिए 100 का मतलब गुणा 3/4 प्लस 920 का मतलब देखिए गुणा 30%। तो देखिए इस प्रतिशत को जैसे हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा 100। ठीक है, बस देखिए आपको सॉल्व करना है। तो देखिए ये 4 से काटिए तो यहाँ हो जाएगा 25। ठीक है, इसको देखिए ये जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। बस आपको क्या करना है, देखिए इसको गुणा कर लेना है। 25 तियाँ 75 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस देखिए इसको 3 से गुणा कर दीजिए तो 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 3 नवा 27। ठीक है, अब देखिए 6 5 11 और 7 7 14 1 15 2 1 3 यानी 351। ठीक है, बहुत ही इजी सवाल था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए सारे सवाल आपको इजी लगेंगे, लेकिन वहाँ पर इतना ज़्यादा समय होता नहीं है, जिस वजह से देखिए अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की है तो वहाँ पर देखिए गलती होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आप पहले से इतना ज़्यादा तैयारी कर लीजिए जिससे कि आप बहुत आसानी से वहाँ सॉल्व कर सकें सवाल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए अजय ने बाजार से 5 दर्जन केले खरीदे। यदि 20% खराब निकल गई तो शेष अच्छे बचे केलों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी अजय ने कितने केले खरीदे, तो 5 दर्जन। ठीक है, 5 दर्जन। तो 5 दर्जन में कितने केले हुए, तो देखिए 1 दर्जन में 12 केले होते हैं। तो 5 दर्जन में कितने केले होंगे, तो इसको 12 से कर देना है आपको गुणा। तो जब आप 12 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 60। यानी कुल कितने केले हुए, तो ये हो गए केले 60 केले। ठीक है, अब कह रहा है कि इसमें यदि 20% खराब निकल गई तो देखिए 60 का 20% आप निकाल लीजिए। यानी 60 का 20%, तो देखिए 60 का मतलब गुणा 20, इस प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा 100। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12। यानी 12 केले कैसे हैं, जो खराब निकल गए। ठीक है, खराब केले कितने हैं, खराब केले 12। तो कह रहा है कि शेष अच्छे बचे केलों की संख्या बताइए। तो टोटल केले कितने थे, 60। 60 में से 12 केले जो खराब हुई निकाल दीजिए। तो कितना बचा, देखिए यहाँ हो जाएगा 8, ये 5 में से 1 निकल जाएगा तो ये हो जाएगा 4 यानी 48। 48 जो केले हैं अब बचे हैं। ठीक है, तो देखिए अच्छे केलों की संख्या कितनी है, 48। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर जाती है, तो 6 सही 3/8 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, तो देखिए 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी जाती है, तो देखिए 1 लीटर पेट्रोल में तय दूरी कितनी दूरी जाती है, 16 किलोमीटर। ठीक है, तो कह रहा है 6 सही 3/8 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी जाएगी। तो बस आपको इसको गुणा कर देना है इससे, 16 गुणे 6 सही 3/8। तो देखिए इसको थोड़ा मिश्रित भिन्न में दिया है, इसको साधारण भिन्न में चेंज करिए। तो 16 गुणे 8 छंग 48, 48 3 51, 51/8। तो देखिए 8 करना 8, 8 दूनी 16, ये हो जाएगा देखिए 2 करना 2, 2 पंचे 10। ठीक है, यानी कितने किलोमीटर जाएगी, ये 102 किलोमीटर। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो देखिए सवाल कह रहा था कि 6 सही 3/8 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगी। तो देखिए 102 किलोमीटर। ठीक है, 102 किलोमीटर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए 7 के सभी अपवर्त ज्ञात कीजिए जो 100 से कम है। यानी 7 के अपवर्त लिखना है लेकिन 100 से कम। ठीक है, अपवर्त का मतलब है कि जिस संख्या का कहे अपवर्त यानी उसका आपको पहाड़ा लिख देना है। तो देखिए लिख दीजिए 7 करना 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21। ठीक, इसी प्रकार 28, 35, ठीक है, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84 और 91 और 98। बस अब इसके आगे आपको नहीं लिखना है क्योंकि कह रहा है कि 100 से कम। ठीक है, तो देखिए ये सभी हैं 7 के अपवर्त, वो भी कितने, 100 से कम। इसी प्रकार अगर अगला क्वेश्चन कोई पूछ ले कहे 8 के 5 अपवर्त लिखिए। तो देखिए 8 का ना 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24 और 8 चौक 32, 8 पंचे 40। यानी अगर कहे कि 8 के 5 अपवर्त तो बस आपको इतने ही लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं। यानी किसी तल पर स्थित कोई रेखा है, देखिए तो इस पर कितने बिंदु हो सकते हैं। तो देखिए इस पर अनंत बिंदु हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा देखिए अनंत। इस पर कितने बिंदु हो सकते हैं, अनंत।
चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब चलिए हम आते हैं लघुत्तरी प्रश्नों पर। इससे पहले देखिए हमने बहुविकल्पी प्रश्न सॉल्व किए, इसके बाद अतिलघुत्तरी प्रश्न, ठीक है। अब देखिए लघुत्तरी प्रश्न। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, दो संख्याओं का अंतर 8/13 है, तो छोटी संख्या 105/52 हो, ठीक है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कौन सी संख्या निकालना है? बड़ी संख्या। तो देखिए माना बड़ी संख्या, बड़ी संख्या x है, ठीक है, हमने मान लिया कि बड़ी संख्या x है, ठीक है, और छोटी संख्या तो दी हुई है, यानी छोटी संख्या कितनी है? 105/52, ठीक है। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है, लिख दीजिए प्रश्नानुसार, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, यानी बड़ी संख्या, यानी बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, इसका अंतर, ठीक है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या का अंतर दिया है 8/13, ठीक है। तो देखिए बड़ी संख्या कितनी है? हमने माना x, माइनस छोटी संख्या कितनी है? तो 105/52, ठीक है, बराबर 8/13। बस आपको देखिए x का मान निकाल लेना है। तो देखिए x बराबर हो जाएगा, ये देखिए 8/13 वैसे ही रहेगा। देखिए माइनस के 105/52, इसको जब आप बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा प्लस 105/52, ठीक है। अब देखिए ये अब बन गया, देखिए भिन्न, इसको जोड़ना है तो पहले आप जब 13 और 52 का एलसीएम लेंगे, यानी लासा लेंगे, तो ये आ जाएगा 52, ठीक है। तो देखिए इस 13 से इस 52 को डिवाइड करेंगे तो 13 चकू 52, और ऊपर देखिए 8 गुणे 4, ये 4 हो जाएगा, प्लस ये 52 से 52 को जब भाग करेंगे तो केवल बचेगा 1, यानी 105 ही रहेगा। तो 8 चौक 32 प्लस 105/52, ठीक है। अब क्या करना है? इसको जोड़ लेना है, तो ये हो जाएगा 5 2 7, और ये हो जाएगा 3 1, यानी 137/52। और हमने x माना किसको था? तो देखिए सवाल में हमने x माना था, तो देखिए बड़ी संख्या को, तो बड़ी संख्या कौन सी आ गई? 137/52, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए 13 नंबर, ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है। इसको देखिए बहुत सावधानी से सॉल्व करना है। पहले देखिए आपको छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना है, इसके बाद मंझला ब्रैकेट, फिर देखिए बड़ा ब्रैकेट। तो देखिए 18 माइनस 14 प्लस 16 माइनस, देखिए 18 में से 5 निकल गए तो ये हो जाएगा 13, ठीक है। फिर अगले स्टेप में देखिए 18 माइनस 14 प्लस 16 में से 13 निकल जाएंगे तो ये बचेगा 3, ठीक है। ये हो जाएगा 18 माइनस 14 3 17, 18 में से 17 निकल जाएंगे तो बचेगा 1, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसी प्रकार देखिए बोर्ड मास के जितने क्वेश्चन हैं ये अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि एक बोर्ड मास का क्वेश्चन आएगा जरूर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला सवाल है देखिए, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? तो देखिए ये होती है 10,000, ठीक है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000, देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर इसके क्या करना है? देखिए अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए इसको देखिए जब आप काटेंगे तो ये देखिए आप 2 से काट दीजिए, तो ये हो जाएगा देखिए 50, ये हो जाएगा 0 और 0, यानी 2 पंचे 10, और ये 0 ये 0 ये 0। फिर देखिए 2 से काट दीजिए, तो देखिए ये 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये 0 और ये 0। फिर देखिए इसको 2 से काट दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 एकन्ना 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। फिर 2 से काट दीजिए तो 2 छंग 12, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। फिर देखिए इसको काट दीजिए अब 5 से, तो देखिए 5 एकन्ना 5, 5 दूनी 10, पचाम 25। अगले स्टेप में देखिए इसको फिर 5 से काट दीजिए, तो ये 5 दूनी 10 और पचाम 25 हो जाएगा, ठीक है। अगला स्टेप है देखिए इसको फिर आपको क्या कर देना है? 5 से काटिए, तो पचहम 25। फिर देखिए 5 से कट जाएगा तो 5 करना 5, ठीक है। अब देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड लिखना है, तो जितने हमने गुणनखंड किए हैं इन्हीं को लिखना है, तो ऐसे लिख दीजिए अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड बराबर देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार 2 है? 1 2 3 4, तो 4 बार। इसके बाद देखिए 5, 1 2 3 4, तो 2 के बाद देखिए 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। ये हो गए देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड मतलब क्या है? देखिए अभाज्य संख्याओं द्वारा गुणनखंड करना। और अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? देखिए 2 होती है, 3 5 7, ठीक है, 11 13। इसी प्रकार हमने और भी सारी अभाज्य संख्याएं बताई हैं जब हम संख्याओं के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। नंबर सिस्टम जो चैप्टर है, जब हमने पढ़ा था, ये सारी चीजें आपको बताई थी।
तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल है, कपड़े के 3 थानों की लंबाई क्रमशः 125 सेमी, 220 सेमी और 275 मीटर कपड़ा है। बड़ी से बड़ी नाप का फीता बताइए जो तीनों थानों के कपड़ों को पूरा नाप सके। तो जब हम देखिए चैप्टर वाइज पढ़ रहे थे, हमने बताया था जब भी सवाल में दिया हो बड़ी से बड़ी संख्या या बड़ी से बड़ी नाप, कुछ भी जैसे बड़ी से बड़ी या बड़ा से बड़ा ऐसे शब्द आए, तो उसमें आपको क्या करना है, मासा निकालना है। क्या निकालना है? मासा। ठीक है। और अगर लिखा हो छोटी से छोटी संख्या तो लासा निकालना होता है। तो इसमें आपको निकालना है, देखिए 125 और 220 और 275, इसका निकालना है मासा। तो देखिए 125 से हम आपको भाग विधि से बता रहे हैं, ठीक है। 220 इसको करिए, भाग करिए, तो ये एक बार लग जाएगा, ये 125, ये हो जाएगा यहाँ 5, यहाँ बचेगा 1 हाथ से लिया तो हो जाएगा 11 में से 2 गए तो 9। ठीक है। अब 125 को करिए, देखिए भाग, तो ये भी एक बार लगेगा, तो ये हो जाएगा 95, 5 में से 5 गए 0, 12 में से 9 गए तो ये 3। फिर देखिए लग जाएगा, अब 95 को डिवाइड करिए, तो ये 30 तियाँ 90। ठीक है। ये 3 बार लग गया, ये देखिए 5 बचेगा। फिर अब देखिए इस 5 से इस 30 को डिवाइड करिए। ठीक है। तो 5 छक्का 30, ये पूरा पूरा देखिए कट गया। अब देखिए लास्ट में जिस संख्या से कटा है उसी संख्या से अब 275 को काटिए, तो 5, ये लिख दीजिए यहाँ 275। अब इसको भाग करिए, तो देखिए पचाम 25, ये बचा है 2, ये उतारिए 5 और पचाम 25। ठीक है। देखिए पूरा पूरा कट गया। तो लास्ट में जिस संख्या से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है वही होता है मासा। तो इसका देखिए मासा हो जाएगा 5। ये बस आपका आंसर होगा। ठीक है। तो वह बड़ी से बड़ी नाप का फीता जो तीनों थानों के कपड़ों को पूरा पूरा नाप सके। तो देखिए वो फीता कितना होना चाहिए? 5 मीटर का। ठीक है, 5 मीटर। बहुत ही इजी सवाल था। देखिए इसको आप चाहें तो अभाज्य गुणनखंड विधि से भी मासा निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमने आपको देखिए भाग विधि से बताया है। तो ऐसे अगर सवाल दिए हों तो आपको भाग विधि से लगाना है, जिससे आसानी से थोड़ा जल्दी लग जाएगा। ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें हमें मान लेना है। ठीक है। तो देखिए किसकी आयु नहीं दी है, तो देखिए माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। तो देखिए पुत्र की आयु के बारे में बात नहीं की गई है, तो आपको मान लेना है माना पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु। तो देखिए पुत्र की वर्तमान आयु x है। ठीक है। अब देखिए माँ की आयु मान लीजिए, तो माना माँ की वर्तमान आयु। ठीक है। तो देखिए सवाल ध्यान से पढ़ना है। कह रहा है कि माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। किसके 5 गुनी है? पुत्र की आयु। तो पुत्र की है 5, तो 5x यानी 5 गुनी हो गई। ठीक है। फिर देखिए अगला स्टेप, 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो पहले लिखिए 8 वर्ष पश्चात मतलब बाद, 8 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु, पुत्र की आयु, ये सारी चीजें आपको लिख लेना है। तो 8 वर्ष बाद यानी x प्लस 8। ठीक है। जब कहे बाद तो जोड़ देना है, अगर कहे 8 वर्ष पूर्व तो घटा देना होता है। फिर देखिए 8 वर्ष पश्चात माँ की आयु, तो देखिए कितनी है? देखिए 5x प्लस 8। ठीक। अब देखिए आइए अगले स्टेप में प्रश्नानुसार चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसे लिख देना है आपको, प्रश्नानुसार। तो देखिए क्या कह रहा है कि अब देखिए प्रश्नानुसार, तो सबसे पहले आपको यहाँ देखना है 8 वर्ष पश्चात माँ, यानी 8 वर्ष पश्चात माँ की आयु। तो देखिए कितनी निकाली गई है 8 वर्ष पश्चात माँ की आयु? तो ये है 5x प्लस 8। तो लिख दीजिए 5x प्लस 8 बराबर कर दीजिए 8 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु। तो पुत्र की कितनी है? x प्लस 8। ठीक है। अब देखिए सवाल में कह रहा है 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र से 3 गुनी हो जाएगी। तो 8 वर्ष पश्चात माँ 5x प्लस 8 पुत्र से 3 गुनी, तो ये देखिए पुत्र की आयु है, इसको कर दीजिए 3 गुनी, 3 से गुणा। बस देखिए अब इस समीकरण को आपको हल कर लेना है। तो देखिए 5x प्लस 8 बराबर, ये देखिए 3x प्लस 3 × 24, x का मान निकाल लेना है बस। तो यहाँ पर लिख दीजिए 5x, ये 3x बराबर के इधर आएगा तो ये हो जाएगा -3x बराबर 24। ये 8 देखिए बराबर के दूसरी साइड में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 8। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा ये 2x
बराबर, देखिए ये हो जाएगा यहाँ पर 16। तो देखिए x बराबर 16/2। इसे काटिए, देखिए 2 एकना 2, 2 अठी 16। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया? x बराबर आया 8। x देखिए हमने किसको माना था? तो हमने x माना था, देखिए, तो देखिए हमने x माना था पुत्र की आयु को। ठीक है, तो पुत्र की आयु ये कितनी हो गई? 8 वर्ष। फिर देखिए, और माँ की वर्तमान आयु, तो देखिए 5 गुणे x की जगह पर 8 रख दीजिए, तो ये 5 40 वर्ष। यानी पुत्र है 8 वर्ष का और माँ है 40 वर्ष की। ठीक है, यही दोनों आपके आंसर हैं। तो देखिए इस प्रकार जब भी सवाल दिया हो तो पहले आपको सवाल को अच्छे से समझना है और जो जो चीजें सवाल में बताई जा रही हों वो स्टेप वाइज आपको लिखते चलना है। ठीक है, और बहुत आसानी से आप लगा लेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 49, 59 और 109 को भाग देने पर शेष फल क्रमशः 1, 3 और 5 रहे। ठीक है, तो देखिए इसका भी निकालना मासा है क्योंकि देखिए इसमें दिया है बड़ी से बड़ी संख्या, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना होगा? कह रहा है कि भाग देने पर शेष फल क्रमशः 1, 3, 5 बच रहा है। तो देखिए आपको क्या कर देना है? 49 - 1, ये हो जाएगा 48। फिर देखिए 59 - 3 कर देना है, तो ये हो जाएगा देखिए 56। फिर देखिए 109 - 5 कर देना है, तो ये हो जाएगा 104। ठीक है, अब देखिए आपको मासा निकालना है 48 का, 56 का और 104 का। ठीक है, तो देखिए भाग विधि से इसको भी लगाते हैं हम। 48 ऐसे लिख दीजिए, 56 भाग करिए तो 48 एकम 48। ठीक है, इस 16 में से 8 चले गए तो ये बचेगा 8। फिर देखिए इस 48 को यहाँ पर लिख दीजिए, 8 से डिवाइड करिए, 8 छंग 48। ये पूरा पूरा देखिए कट गया। अब देखिए लास्ट में किससे कटा है? 8 से। तो अब 104 बचा ना, तो 8 से अब 104 को आप करिए डिवाइड, तो 8 कन्ना 8, ये बचेगा 2, ये उतारिए 4, 8 त्रिक 24। ठीक है, 8 त्रिक 24। तो लास्ट में देखिए किस संख्या से पूरा पूरा डिवाइड हुआ? 8 से। तो इसका देखिए मासा आ जाएगा, यानी इसका मासा कितना आ जाएगा? 8। ठीक है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या, सवाल में क्या कह रहा है? वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 49, 59 और 109 को भाग देने पर क्रमशः 1, 3, 5 शेष बचे। तो वो संख्या कौन सी है? 8 है। यानी अगर आप 8 से 49 को भाग करेंगे तो शेष 1 आएगा। अगर 59 को भाग करेंगे तो देखिए 3 शेष आएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर आप 109 को 8 से भाग करेंगे तो शेष 5 आएगा। एक देखिए हम आपको करके दिखाते हैं। तो देखिए 8 से डिवाइड करिए 49 को, तो 8, देखिए 8 छंग 48, एक शेष बच रहा है। तो सवाल में देखिए क्या कह रहा है कि 49, 56, 109 को भाग देने पर शेष क्रमशः कितना बचेगा? 1। ठीक है, यानी 8 से जब 49 को भाग करेंगे तो देखिए 1 शेष बचा। इसी प्रकार देखिए जब 8 से आप 59 को करेंगे तो 3 शेष बचेगा और 8 को देखिए 109 से भाग करेंगे तो 5 शेष बचेगा। ठीक है, तो वो संख्या कौन सी है? 8। ये है आपका आंसर। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है देखिए विभिन्न वर्षों में एक विद्यालय की शिक्षार्थियों की कुल संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा प्रदर्शित करें। आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, यानी पिक्टोग्राफ से आधारित देखिए क्वेश्चन है। इसमें आपको देखिए विभिन्न वर्षों में विद्यार्थियों की संख्या दिखाई गई है। ठीक है, यानी शिक्षार्थियों की संख्या को दिखाया गया है, पिक्टोग्राफ में इसको आपको प्रदर्शित करना है। तो देखिए 2000 में, यानी वर्ष जो है सन 2000 में 400 विद्यार्थी थे, 2002 में 500 विद्यार्थी हुए और 2004 में 700 विद्यार्थी थे। उसी प्रकार 2006 में देखिए 600 विद्यार्थी थे और 2008 में 800। ठीक है, तो इसका देखिए हमें पिक्टोग्राफ बनाना है। तो इसका हमें सबसे पहले मानना होगा पैमाना, क्योंकि अगर हम पैमाना नहीं मानेंगे तो देखिए अगर 400 आप चित्र बनाने बैठ गए 400, तो देखिए बहुत टाइम लग जाएगा, पूरा समय आप इसी में अपना गंवा देंगे और पेपर भी नहीं आप सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या मानना होगा? पैमाना। तो अगर देखिए अगर हम इस प्रकार एक चित्र बनाएं, विद्यार्थी समझ लीजिए एक है विद्यार्थी। ठीक है, तो ये 100 विद्यार्थियों के बराबर है। किसके? यानी 100 शिक्षार्थियों के बराबर है। अगर हम एक चित्र ऐसा इमोजी वाला बना दें तो ये कितना होगा? 100 शिक्षार्थियों के बराबर। तो 2000 में, यानी वर्ष 2000 में कितने शिक्षार्थी हमें बनाने होंगे? तो देखिए 400 हैं, इसको आप भाग कर दीजिए 100 से। ठीक है, 100 से अगर आप भाग करेंगे तो कितना बचेगा? 4। यानी यहाँ पर आपको 4 इमोजी बनानी है, यानी 4 विद्यार्थी बनाने हैं। तो देखिए एक विद्यार्थी, ठीक है, 2 विद्यार्थी और 3 विद्यार्थी, फिर देखिए 4 विद्यार्थी। यानी वर्ष 2000 में कितने विद्यार्थी हुए? 4। ठीक है, फिर देखिए 2002 में है 500 विद्यार्थी, तो इसको देखिए 100 से आप भाग कर दीजिए तो ये एक 5 बचेगा, तो इसमें आप 2002 में 5 विद्यार्थी बना दीजिए। तो देखिए 1,
2 3 4 ये 5। ठीक है। अब 2004 में देखिए 700 विद्यार्थी हैं, तो इनको देखिए पिक्टोग्राफ कैसे बनाना है, तो इसको भी आपको 100 से भाग कर देना है, क्योंकि हम पैमाना मान चुके हैं 100। ठीक है। तो जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये 7 बचेगा, तो इसमें आपको 2004 में 7 विद्यार्थी बनाने हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। यानी 2004 में कितने हैं? 7 पिक्टोग्राफ प्रदर्शित करना है। ठीक है। फिर अगला है, देखिए कह रहा है कि 2006 में 600 शिक्षार्थी थे, तो इसको आपको 100 से डिवाइड करिए इसको भी। तो ये देखिए इसमें आपको 6 बनाने हैं शिक्षार्थी। तो देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो 2006 में कितने बनाने हैं? 6। ठीक है। अगला है देखिए 2007 दो सॉरी 2008 में 800 विद्यार्थी थे, तो हमें कितने बनाने पड़ेंगे पिक्टोग्राफ में? तो इसको देखिए 100 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो कितना होगा? 8। यानी इसमें आपको 8 बनाने होंगे शिक्षार्थी। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7 1 8। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक एक्स्ट्रा बन गया, इसको मिटा दीजिए। कितने हुए देखिए 2008 में? 8 विद्यार्थी। ठीक है। तो आपको देखिए इसी प्रकार ये सवाल देखिए कितना इजी था। बस इसी प्रकार आपको ये पिक्टोग्राफ वाला सवाल सॉल्व करना है। एक सवाल देखिए पिक्टोग्राफ से रिलेटेड आएगा ज़रूर। ठीक है। तो जब भी पिक्टोग्राफ से संबंधित सवाल आए, आपको पैमाना मान लेना है, क्योंकि बिना पैमाना के आप सवाल सॉल्व नहीं कर पाएँगे। क्योंकि अगर आप पैमाना देखिए, अगर हम एक ऐसे शिक्षार्थी बराबर 100 शिक्षार्थी ना मानते, तो देखिए 400 चित्र हमें बनाने पड़ते, और 400 चित्र बनाना बहुत कठिन काम हो जाता फिर, और इसमें देखिए 500 बनाने पड़ते। यानी इसी प्रकार आपको चित्र बहुत ज़्यादा बनाने ना पड़े, इसलिए पैमाना माना जाता है। ठीक है। पैमाना किस लिए माना जाता है? कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी ना बनाने पड़े, यानी कम से कम विद्यार्थी बनाने पड़े। ठीक है। तो देखिए आज की क्लास में हमने जो मॉडल पेपर लिया था, इसमें हमने 18 क्वेश्चन यानी पूरा एक पेपर का सेट सॉल्व किया है। ठीक है। इसी प्रकार आगे और भी क्वेश्चन आपको हम करवाएंगे नेक्स्ट मॉडल पेपर में, तो इस सारे मॉडल पेपर बहुत अच्छे से आपको सॉल्व करना है। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।